गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों का रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छे से अ, निकला। काफ़ी बच्चों ने जोश जोश में खूब फ़ोटो डाल रखे थे राखी के। चलो अच्छी बात है। और अब हम लोग वापस अपनी स्टडी पे आ जाते हैं 3 दिन की छुट्टी के बाद। तो वैसे तो छुट्टियां ही चल रही हैं आप सभी की, ठीक है। अभी जैसे लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कॉम्पटन इफ़ेक्ट पढ़ा था कि कॉम्पटन इफ़ेक्ट क्या होता है। आज हम लोग कॉम्पटन इफ़ेक्ट को किस तरीके से उसका जो डेरिवेशन है वो स्टडी करेंगे, कॉम्पटन इफ़ेक्ट का डेरिवेशन। तो एक बार थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि कॉम्पटन इफ़ेक्ट क्या है। कॉम्पटन इफ़ेक्ट में क्या होता है, जब कोई एक्स किरण किसी स्कैटरर या जो प्रकीर्णक या जिसकी सरफेस पे वो इंसिडेंट होती है, जब एक्स रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो टकराने के बाद जब वो वापस लौटती है तो जो वापस निकलने वाली एक्स रेज में क्या देखा गया कि जो इंसिडेंट होती है उसकी वेवलेंथ के अलावा उसके अंदर अनदर वेवलेंथ के भी एलिमेंट मौजूद थे। यानी कि जो इंसिडेंट एक्स रे है उसकी वेवलेंथ के साथ साथ उससे अधिक वेवलेंथ की एक्स रेज भी मौजूद थी। इसे हम कहते हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट। वेवलेंथ का इस तरीके से शिफ्ट हो जाना कम से अधिक मान की ओर, उसे कहते हैं वेवलेंथ शिफ्ट या कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं हम लोग। जितना शिफ्ट होता है उसको हम लोग कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं टोटल, ठीक है। और ये जो कॉम्पटन शिफ्ट होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल मीन्स जो एक्स रे इंसिडेंट हो रही है वो सरफेस पे किस एंगल पे टकरा करके जा रही है, गुजर रही है, उसका स्कैटरिंग जो है वो किस एंगल पे हो रहा है उस पे डिपेंड करती है। तो आज हम लोग उसका डेरिवेशन निकालेंगे और ये पता करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो क्लासिकल जो है वो तो ये बताने में फेल हो गया कि क्यों ऐसा होता है, क्यों जो इंसिडेंट एक्सरे होती है उससे अधिक वेवलेंथ के एलिमेंट पाए जाते हैं। क्लासिकल का कहना है कि जो लाइट गिरती है उससे सरफेस के जो परमाणु होते हैं, जो दोलक होते हैं, वो उस इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे ऑसिलेट होना शुरू हो जाते हैं, और जो स्कैटर्ड लाइट होती है उसकी भी वही फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होनी चाहिए, जबकि एक्चुअल में उससे ज़्यादा वेवलेंथ मिलती है। तो एक सिंपल सा एक आपको बताती हूँ, जैसे क्वांटम ने इसको समझाया। क्वांटम क्या कहता है कि लाइट जो है वो डिस्क्रीट है। लाइट क्या है, डिस्क्रीट है, विविक्त है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है। तो ऊर्जा का जो सबसे छोटा पैकेट होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू के बराबर होती है, और उसके बाद में जैसे एच न्यू के पूर्णांक गुणज के रूप में हमें एनर्जी मिलती है। तो जो सबसे छोटा क्वांटा होता है, अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो सरफेस पे जो भी परमाणु रहेंगे वो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि क्या होता है, जो लाइट इंसिडेंट होती है उसका कुछ एलिमेंट जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम में आता है, और जो बची हुई एनर्जी होती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कुछ उसको दे दिया तो उसके बाद उसके पास तो कम ही बचेगा ना। तो एनर्जी क्या है, एच न्यू। अगर कम बचेगा तो न्यू कम हो जाएगा, क्योंकि न्यू क्या है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, तो न्यू ही कम होगा। न्यू कम होगा तो एनर्जी कम होगी, और न्यू कम होने का मतलब है वेवलेंथ का बढ़ जाना। न्यू कम होने का मतलब क्या है, वेवलेंथ का बढ़ जाना। और एक्स रे जो ये कॉम्पटन इफेक्ट है, इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअल में यही तो हो रहा है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस देन द स्कैटर्ड लाइट हैव मोर वेवलेंथ देन द हायर वेवलेंथ देन द इंसिडेंट। तो इंसिडेंट से हायर वेवलेंथ होने का कारण क्या है, कि यही कारण है कि जो वो इंसिडेंट होती है और व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद द सरफेस मॉलिक्यूल्स, कि जब ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसके बाद उस इंटरेक्शन में अपनी कुछ एनर्जी लूज़ करती है। तो जो स्कैटर्ड होती है, टकरा करके वापस निकलने वाली लाइट होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो ये जो फर्स्ट जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, इसमें थ्योरी में यही लिखा है, और ये पीडीएफ भी मैंने आपको भेज दिया है, तो आप इसको एक बार स्टडी कर लेना। अब हम लोग क्या है, इसका डेरिवेशन करते हैं। इसको
निकालते हैं कि कितना शिफ्ट होता है और वो एंगल पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो देखिए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये है आपतित फोटोन जो आ रहा है, यानी कि लाइट, एक्स रे, ठीक है। तो उसका फोटोन जो है उसकी एनर्जी है E1 इज़ इक्वल टू एच न्यू, और उसका जो मोमेंटम है वो है P1 इज़ इक्वल टू एच न्यू बाई सी। और हमारे पास यहाँ पे ये जो डॉट बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई परमाणु, एक दलित्र, कुछ भी ऐसा है जिसके साथ ये लाइट को क्या है, इंटरेक्ट करना है। वो अभी क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, आराम से बैठा है वो, तो उसको नहीं पता क्या होने वाला है, ठीक है। वो आराम से बैठा है, उसकी रेस्ट एनर्जी है E इज़ इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट इज़ क्या होता है, रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान। तो उसकी एनर्जी है E इज़ इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, और वो रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है। जब लाइट इससे टकराती है तो लाइट टकरा करके और इस दिशा में निकल जाती है। जब इस दिशा में जाती है तो उस टाइम इसका जो इसकी जो एनर्जी है वो है E2 इज़ इक्वल टू एच न्यू डैश, और इसका जो मोमेंटम है वो भी क्या है, एच न्यू डैश बाई सी, क्योंकि आवृत्ति जो है वो पहले की तुलना में बदल गई है, ठीक है। उसके बाद में जो परमाणु दोलिक जो भी था, जो वहाँ बैठा था, उसको भी टक्कर की वजह से कुछ उसकी भी फ्लक्चुएट होता है वो भी, तो वो दूसरी दिशा में निकल जाता है, और उसका जो उस टाइम मोमेंटम रहता है P इज़ इक्वल टू एम वी, और एनर्जी रहती है E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट फोटोन होता है उसकी दिशा से जो स्कैटर्ड फोटोन होता है वो फाई एंगल बनाता है, और जो दोलक है वो टकराने के बाद थीटा एंगल पे निकल जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी डायग्राम के आधार पे जो नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है या संवेग संरक्षण का नियम है, उनके इक्वेशन लिखेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन के नियम के अनुसार क्या है कि जिसे स्कैटरिंग होती है या टक्कर होती है, उससे पहले टोटल एनर्जी और उसके बाद टोटल एनर्जी जो होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो टक्कर से पहले देखो, जो हमारा परमाणु था, फोटोन था, उसकी एनर्जी क्या थी, एच न्यू थी, और टक्कर से पहले जो परमाणु था उसकी एनर्जी क्या थी, एम नॉट सी स्क्वायर थी, ठीक है। और टक्कर के बाद फोटोन की एनर्जी एच न्यू डैश, और जो हमारा क्या है, फोटोन की एच न्यू डैश और उसकी परमाणु की एम सी स्क्वायर। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद के लिए इक्वेशन को इस तरीके से आप लिखेंगे। तो इसमें आप क्या करोगे, जो ये इस एच न्यू डैश जो है इसको लेफ़्ट साइड में ले जाना, तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन बन जाता है, एम सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद आता है संवेग संरक्षण का नियम। अभी तो हमने क्या लिखा है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से इक्वेशन को लिखा है, तो सिंपली लिख दिया। अभी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कि टक्कर से पहले फोटोन की एनर्जी तो थी एच न्यू, और जो परमाणु था उसकी थी एम नॉट सी स्क्वायर। सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं अभी। टक्कर के बाद एच न्यू डैश और फोटोन और परमाणु की एम सी स्क्वायर, ठीक है। और इसको थोड़ा सा रिप्लेस करके लिख दिया। फिर संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पहले जो फोटोन है उसका संवेग है एच न्यू बाई सी, और जो परमाणु है उसका संवेग क्या है, ज़ीरो, तो एच न्यू बाई सी आ गया। अब देखो क्या होता है, टक्कर के बाद फोटोन अलग डायरेक्शन में चला जाता है, और जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन जैसे, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। ये बार बार मैंने परमाणु बोल दिया, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन बोलना है मुझे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब इंसिडेंट होगा और वो सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसमें से जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको बाहर निकालने के ही काम में आती है ना। तो यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद में जो ये स्कैटर्ड होने के बाद में देखो मोमेंटम क्या रहता है,
तो यहाँ पे मोमेंटम जो है ये देखो P बराबर एच न्यू डैश बाई सी, लेकिन ये क्या है फाई एंगल पे है, तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक तो इधर वाला होगा एच न्यू डैश बाई सी कोस फाई, और एक इस डायरेक्शन में होगा एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई। ठीक है, इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इधर कोस का और इधर साइन का। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे, एक बार तो एच न्यू डैश बाई सी कोस फाई और एम वी कोस थीटा। ठीक है, ये दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस का निशान आ गया। कोस वाले जो कंपोनेंट हैं वो एक डायरेक्शन में है, इधर इसका भी कोस का इधर ही आएगा और इस एम वी का भी कोस का क्या है इसी डायरेक्शन में आएगा। लेकिन साइन का जो है इसका तो ऊपर चला जाएगा और इसका नीचे, तो साइन वाले में आप लोगों को माइनस जोड़ना पड़ेगा। तो संवेग संरक्षण के नियम से इधर देखो ज़ीरो इसलिए है क्योंकि जो ऊपर डायग्राम है उसमें जो इंसिडेंट फोटोन है वो भी क्या है इसी डायरेक्शन में है, तो उसका कोस ये भी क्या है इसी एक्स एक्सिस पे है ना। तो इसका वाई एक्सिस में इनिशियली तो कोई मोमेंटम था ही नहीं, इनिशियली तो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही था, और कोस कंपोनेंट भी हमें इसी डायरेक्शन में मिले, तो ये इक्वेशन जो है इस वजह से आया। और दूसरा साइन, इसके कंपोनेंट साइन के परपेंडिकुलर में है लेकिन इंसिडेंट तो परपेंडिकुलर में है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास ज़ीरो आया है। ठीक है, तो फिर हमारे पास एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई और एम वी साइन थीटा आ जाएगा माइनस का। अब इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख लेंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो ये बन जाती है एम वी सी, क्योंकि ये सी जो है वो इधर चला जाएगा, एम वी सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाई हो जाता है। अब ये कहता है समीकरण 2 तथा 3 का वर्ग करके जोड़ने पर 2 और 3 यानी कि हमारी ये दोनों संवेग वाली इक्वेशन जो है वो, इनको अगर इनका वर्ग करेंगे तो इधर तो बन जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर बनेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऊपर कोस स्क्वायर थीटा, तो बचेगा क्या एम स्क्वायर एम वी सी का होल स्क्वायर मतलब। ठीक है, अब इसमें देखो ये और ये इन दोनों का वर्ग करके अगर जोड़ते हैं तो न्यू इसका तो जैसे होल स्क्वायर बन जाएगा और इसका भी क्या होगा स्क्वायर बनेगा, इसका भी स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे एच न्यू साइन फाई जो है उसका स्क्वायर होगा, और ऊपर भी क्या है एच न्यू डैश कोस फाई का स्क्वायर होगा, तो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर बचेगा और एक न्यू स्क्वायर होगा। फिर इसका होल स्क्वायर जैसे खोलते हैं तो क्या बनेगा -2h न्यू डैश कोस फाई। जैसे अपने सिंपली a माइनस बी का स्क्वायर खोलते हैं तो एक टर्म आती है ना -2ab, इसी तरीके से इसका भी तो आएगा ना -2 न्यू डैश कोस फाई इंटू एच, ये चीज़ें आएंगी इसमें। तो ये इधर देखिए आप इस इक्वेशन में आ रही हैं ये वाली एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एक बार न्यू का स्क्वायर आएगा एक बार न्यू डैश का स्क्वायर आएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई जो है वो 1 हो जाएंगे, ये टर्म और ये टर्म, और ये 2 न्यू डैश कोस फाई आ गया नीचे लास्ट में ये वाला। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद ये कहता है एक का वर्ग करके, वर्ग करने पर एक जो है हमारी कौन सी इक्वेशन है ये वाली, इसका वर्ग करेंगे एम स्क्वायर सी की पावर 4, और ये इस टर्म का वर्ग है एच स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश प्लस न्यू डैश स्क्वायर, और लास्ट में इसका स्क्वायर है। अब जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इसका होल स्क्वायर है ना, तो एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर सेकंड टर्म का, फिर प्लस में 2 और दोनों का गुणा, तो ये लास्ट टर्म जो है वो यही है 2h m0 c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, ये वाला। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब हमें क्या करना है 5 में से 4 को घटाना है, यानी कि इस इक्वेशन में से इसको घटाना है। तो देखो पहले यहाँ से ही थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि क्या घटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इधर तो लेफ़्ट साइड तो छोड़ो, अभी राइट साइड की बात करते हैं। ये दोनों जो टर्म हमें दी है इन दोनों में ये न्यू स्क्वायर है, इसमें भी न्यू स्क्वायर है, इसमें न्यू डैश का स्क्वायर है, इसमें भी न्यू डैश का स्क्वायर है। अब ये वाला तो कैंसिल होने से रहा। फिर उसके बाद आगे अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी तो इसी को ही हटाएंगे एक बार।
फिर आप लिखेंगे। और लेफ़्ट साइड के अंदर क्या होता है, इधर एम स्क्वायर सी की पावर 4, इधर ये है। तो अगर हम लोग ये देखो एम स्क्वायर सी की पावर 4 को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं ना, तो ये तो 1 बन जाएगा, और ये इस साइड में वी स्क्वायर बचेगा, और सी की पावर 4 इसमें है नहीं, तो नीचे सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये टर्म जो है हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। फिर इधर क्या है, आप इसको ना एक बार आराम से अपनी रफ कॉपी के अंदर सॉल्व कर लेना, सिंपल गणित है और कुछ नहीं है, ठीक है। और थोड़ा मैं बता ही रही हूँ आपको कि क्या किस तरीके से ये टर्म जो है वो कैंसिल हो रही है, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं वैसे। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने न्यू स्क्वायर और न्यू डैश स्क्वायर को तो कैंसिल कर ही दिया था, बच गया क्या, ये वाली और ये वाली टर्म एक जैसी लग रही है। तो इसमें ना जैसे हम इस इक्वेशन में से घटा रहे हैं, नीचे वाली में से घटा रहे हैं ऊपर वाली को, तो क्या करेंगे, -2 ये वाला और इसका गुणा होगा ना, इसका जैसे अभी क्या होगा, इसका और इसका गुणा होगा -2 न्यू डैश एच स्क्वायर, ऊपर भी यही बनेगा -2 न्यू डैश एच स्क्वायर, लेकिन ऊपर क्या है कोस फाई, ऊपर वाले को घटा रहे हैं तो माइनस तो इसमें ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो ये वाली टर्म आ जाएगी -2 एच स्क्वायर न्यू डैश, नीचे वाले का तो नीचे वाले के साथ कुछ है नहीं 1, ऊपर वाले के साथ क्या है माइनस कोस फाई, ये माइनस कॉमन लेके लिखा है, अगर आप सिंपली लिखोगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस अगर अंदर इसमें रखोगे माइनस का अंदर गुणा करोगे, ठीक है। ये टर्म आ गई। एक ये टर्म तो एज इट इज आएगी क्योंकि इसका तो कुछ होना नहीं है, इसके अंदर घटना नहीं है ना, तो ये यहाँ पे एज इट इज़ आ गई। और ये भी, ये देखिए यहाँ पे एज इट इज़ लिखी है। अब देखो ये वाला रिलेशन m इज़ इक्वल टू रेस्ट मास जो है किसी गतिशील कण के द्रव्यमान के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, m इज़ इक्वल टू m0 ओवर √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो आप इसको जब स्क्वायर करोगे तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास, जहाँ पे हमने रेस्ट मास का स्क्वायर लिखा है ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर, वहाँ हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या जहाँ पर ये वाला टर्म आया वहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन के अंदर ये वाला टर्म यहाँ आया है, देखो है ना, एम स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जो उसकी जगह m0 सी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ गया। अब ये आ गया जो क्या हो गया, इधर वाला जो हमारा है ना फॉर्म इसका, इसमें है ऐसा बिल्कुल ये वाला, और ये m0 स्क्वायर सी की पावर 4 दोनों तरफ है, उसको आप कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, बच गया क्या ये दोनों। अब आप दोनों को, एक में माइनस का साइन है एक में प्लस का, दोनों को एक दूसरे के बराबर रखोगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे ये। अब इसमें भी कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, एक तो कैंसिल हो रहा है 2 है ना, और h का स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दो है ना, h भी गया ऐसे। उसके बाद क्या बच गया, उसके बाद कुछ भी नहीं, बस यही कैंसिल होगा। इधर है न्यू माइनस न्यू डैश, इधर है न्यू डैश, इस न्यू डैश को ले जा कर के इसके बट्टे में जमा दो, तो ये वाला बन गया, ठीक है। अब देखो लेफ़्ट साइड में बचेगा, इस फर्स्ट वाली टर्म में बचेगा 1 माइनस कोस फाई, इसमें बचेगा m0 सी स्क्वायर, एक बचेगा h। तो फाइनली हमारे पास ये वाला आ जाता है न्यू माइनस न्यू डैश h ओवर m0 सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। ये क्या है, अभी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है, आप इसको वेवलेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो वेवलेंथ की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, न्यू इज़ इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा होता है। तो अगर आप इसके अंदर जहाँ पे भी न्यू है वहाँ पे c बाई लैम्डा करके सॉल्व करोगे है ना, तो एक्चुअल में ये लैम्डा डैश माइनस लैम्डा के बराबर आ जाएगा। जैसे इसने अभी करके भी बताया, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज़ इक्वल टू, जैसे लैम्डा डैश क्या हो गया c ओवर न्यू डैश, और लैम्डा क्या हो गया c ओवर न्यू, जब इसको सॉल्व करते हो तो ये आता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लैम्डा डैश माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बटे c। जब बटे c लगाओगे तो क्या होगा, बटे c लगाने से इधर जो एक c है वो कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m0 c 1 माइनस कोस फाई।
ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, लैम्डा क्या है, इंसिडेंट जो रेडिएशन है या इंसिडेंट जो लाइट है उसकी वेवलेंथ है, और लैम्डा डैश जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी वेवलेंथ है। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या कहलाता है, कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है। और ये वाला जो टर्म है उसका जो वीमा है, डायमेंशन है, वो वेवलेंथ की वीमा होती है, यानी कि दूरी की वीमा होती है एक तरीके से। तो इसे हम लोग कॉम्पटन वेवलेंथ भी बोलते हैं। एच भी कांस्टेंट है, एम नोट भी और सी भी, सबका मान रखने पर हमें इसका मान जो है वो मिल जाता है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। बच गया क्या, 1 माइनस कोस फाई, यानी कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो एंगल पे डिपेंड करेगा। वो तो आगे तो एच ओवर एम नोट सी तो क्या था, कांस्टेंट था। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा का मान किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। अब फाई 0 है तो एच ओवर एम नोट सी रहता है, फाई 90 0 है तो सॉरी 0 ही हो जाएगा, कोई शिफ्ट नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कि ये पाई है तो कोस पाई क्या होता है, -1 मैक्सिमम हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉम्पटन शिफ्ट को। ठीक है, इस तरीके से कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो एंगल पे डिपेंड करता है। कॉम्पटन प्रभाव जो है वो सीधे तौर पर फोटोन के कण के रूप में होने की सत्यता को सिद्ध करता है। इसमें क्या है, फोटोन की ऊर्जा जो है वो एक कण के रूप में प्रकट होती है, कहीं भी इसके अंश का उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि फोटोन जो क्या है वो अविभाज्य है, और ये विकिरण के क्वांटम सिद्धांत का एक सक्षम प्रमाण है, ये ऐसा कहता है। क्योंकि हमने जहाँ भी फोटोन की बात करी है वहाँ कहीं ऐसा नहीं कहा कि फोटोन जो है वो आधा एब्जॉर्ब हो गया, 1/4 एब्जॉर्ब हो गया। जो फोटोन है मिनिमम एनर्जी एच न्यू, मैक्सिमम एन एच न्यू, किसी भी पूर्णांक गुणज के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो ये कॉम्पटन इफेक्ट किस तरीके से हमने क्लैरिफाई किया, फोटोन मान करके या एनर्जी को डिस्क्रीट मान करके, क्वांटाइज्ड मान करके किया। तो इस तरीके से ये क्वांटम या विकिरण, क्वांटम का जो विकिरण सिद्धांत है उसका एक सक्षम प्रमाण है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन जब आप करके देखोगे मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आएगी। सिंपल मैथमेटिक्स है, फिर भी कुछ रहे, कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद है कॉम्पटन प्रभाव में प्रतिक्षिप्त या जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दिशा और गतिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन जो है आपने देखा था उस डायग्राम के अंदर, इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है वो ये इधर देखिए, ये जो इंसिडेंट फोटोन है उससे थीटा एंगल बनाता है ये। तो हम लोग तो इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 3 को 2 से भाग देने पर, अब देखिए 3 कौन सी थी और 2 कौन सी है। 3 तो ये है साइन वाली, और यही 2 है यही कोस वाली इक्वेशन, जो संवेग संरक्षण के हमने नियम लिखे थे उसमें। जब साइन वाली को कोस वाली से भाग देंगे तो क्या बनेगा, 10 बनेगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये इधर तो बन जाएगा tan थीटा बराबर न्यू डैश साइन फाई बटे न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई, ये आ जाएगा, ये रहा। जब ये आ जाता है आपके पास, तो अब जैसे न्यू डैश जो है उसको कॉमन ले लिया ऊपर और नीचे, तो ऊपर तो न्नीचे कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर न्यू माइनस न्यू बटे न्यू डैश बच गया, इसका मान इसके अंदर रख दिया। इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके भी लिखा है आप लोगों के लिए। जैसे ये वाला था ना, अपन ने कॉम्पटन शिफ्ट में ये रिजल्ट निकाला था, न्यू माइनस न्यू डैश बटे न्यू डैश बराबर एच ओवर एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई, ये रिजल्ट हमने निकाला था। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक बार तो क्या है न्यू के नीचे ये दोनों लिखेंगे, एक बार न्यू डैश के नीचे दोनों लिखेंगे, तो ये वाला फॉर्म बन जाता है ना, जैसे ये रहता है ना न्यू माइनस न्यू डैश ओवर न्यू डैश, तो न्यू बट्टे ऐसे भी तो लिख सकते हैं न्यू डैश, और न्यू डैश बटे न्यू डैश, तो ये कैंसिल, तो 1 बटे न्यू डैश माइनस 1 बटे न्यू, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को न्यू से गुणा कर देंगे। तो जैसे इधर न्यू से गुणा किया,
इसको भी न्यू से और इसको भी न्यू से, तो ये नीचे तो एच न्यू ओवर एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई ये बन गया। और ऊपर जैसे इस वाली टर्म को हम लोग करेंगे तो ये 1 हो गया, इस 1 को इधर ले जाओ तो ये प्लस का 1 हो गया, तो ये हमारे पास ऐसा बन गया न्यू बटे न्यू डैश का मान। हमें किसका मान रखना है ऊपर वाली इक्वेशन में? न्यू डैश बाई न्यू का रखना है। न्यू डैश बाई न्यू ही है ना, ये यहाँ पे, हाँ न्यू बाई न्यू डैश का, ये जो है ना न्यू बाई न्यू डैश, इसके अंदर आप ये मान रख दोगे। तो टेन थीटा बराबर साइन फाई इसी का रखना है जो हमने यहाँ पे प्राप्त किया है। तो 1 प्लस एच न्यू एम नोट सी स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने ओपन करके रखा है ताकि वो जो फॉर्मेट उन्होंने बनाया है वैसा आपको मिल जाए। 1 प्लस एक बार एच न्यू का 1 के साथ, एक बार माइनस कोस फाई के साथ, ठीक है। ये न्यू बाई न्यू डैश का मान हो गया, माइनस क्या था कोस फाई, तो ये माइनस का कोस फाई। अब देखिए एक तो हो गया 1 माइनस कोस फाई, इनमें से इनको तो वैसे एज इट इज़ ही रख देते, चाहे एच न्यू ओवर एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई हो गया। इसमें भी 1 माइनस कोस फाई, इसमें भी 1 माइनस कोस फाई को कॉमन ले लो तो 1 प्लस इधर 1 बचेगा, इधर एच न्यू ओवर एम नोट सी स्क्वायर। तो ये प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा आ जाती है। ऊपर जो थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है बुक के अंदर, तो सिंपल डेरिवेशन था ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जैसे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जो इंसिडेंट लाइट होती है वो उसमें से जितनी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए वो तो एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो बच गई वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के फॉर्म में निकलती है। तो एच न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें से इसने न्यू को क्या है कॉमन ले लिया, न्यू को कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बच गया 1 माइनस न्यू डैश बाई न्यू। अपन ने ना ऊपर वाले डेरिवेशन में क्या किया है, न्यू बाई न्यू डैश का मान निकाला है, ठीक है। इसको उल्टा करके इसमें रख देंगे क्योंकि ये क्या है न्यू डैश बाई न्यू, तो ये हमने नीचे उल्टा करके रख दिया। अब हमने क्या किया यहाँ पे कुछ रिप्लेस किया है, एल्फ़ा बराबर एच न्यू बाई एम नोट सी स्क्वायर। ये इधर जो था ना ये वाला एच न्यू ओवर एम नोट सी स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख दिया 1 प्लस, ये मतलब एल्फ़ा रख दिया, इसको एल्फ़ा बना दिया, तो ये एल्फ़ा हो गया। एल्फ़ा शायद ऐसे कि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा इसको, एच न्यू बाई एम नोट सी स्क्वायर को। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस एल्फ़ा 1 माइनस कोस फाई और एक -1, ये वाला आ जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया ये एल्फ़ा 1 माइनस कोस फाई, एच न्यू एल्फ़ा 1 माइनस कोस फाई और नीचे ये है ही, ठीक है। और के ओवर एच न्यू, अगर के ओवर एच न्यू लिखना है तो एल्फ़ा 1 माइनस कोस फाई बट्टे 1 प्लस एल्फ़ा 1 माइनस कोस फाई, ये आ जाता है। और फिर कहता है मैक्सिमम, तो अगर के मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम कब होगा, जब फाई का मान क्या होगा पाई, यानी कि 180 होगा, जब भी तो -1 होगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा तो 2 बन जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2 एच न्यू एल्फ़ा बटे ये वाला जो है ना, इसमें पाई जो है 180 रखने पे, पाई रखने पर, तो ये वाला टर्म आ गया। अब इसको चाहो तो बदल लो, जैसे इसने बदल के लिख रखा है अलग अलग फॉर्म में। जो एल्फ़ा जो है उसका मान क्या है हमारे पास, एल्फ़ा का मान है एच न्यू ओवर एम नोट सी स्क्वायर, तो एच न्यू ओवर एम नोट सी स्क्वायर रख दिया। एम नोट सी स्क्वायर को जैसे नीचे एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले से कैंसिल करके लिख सकते हैं, एम नोट सी स्क्वायर 2 एच न्यू बन गया, ऊपर 2 एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर ये बन गया, ठीक है। इस फॉर्म में आ जाता है। इसके अलावा जैसे इसने लिखा है, अगर फोटोन की वेवलेंथ तो है लैम्डा और कॉम्पटन वेवलेंथ है लैम्डा सी। देखो कॉम्पटन वेवलेंथ क्या थी, जो हमने कॉम्पटन डेरिवेशन किया था उसमें एच ओवर एम नोट सी जो था आया था, ये जैसे ये वाला था ना एच ओवर एम नोट, इधर नहीं, इसमें तो आवृत्ति की फॉर्म में रख रखा है। जैसे ऊपर हमने किया था ये वाला एच ओवर एम नोट सी, इसको कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ एच ओवर एम नोट सी को। तो हमारे डेरिवेशन में
जहाँ भी एच ओवर एम नोट सी बने उसको हम लोग क्या कर देंगे, लैम्डा सी से रिप्लेस कर देंगे, नहीं बने तो उसको बना देंगे। जैसे हम लोगों के पास के मैक्सिमम का जो मान है वो क्या है, 2h² न्यू स्क्वायर और ओवर एम नोट सी स्क्वायर, ये है, ये आया हुआ है हमारे पास ऊपर वाले से, ऊपर जो हमने कर रखा है उसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, एम नोट सी स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया नीचे वाली टर्म को, इसको कॉमन लेने पे क्या होता है, नीचे तो क्या बचेगा 1 + 2h न्यू बट्टे एम नोट सी स्क्वायर, और जो कॉमन लिया था उसको यहाँ रख दिया। यहाँ रखने के बाद जैसे कॉम्पटन वेवलेंथ क्या है, लैम्डा सी बराबर h ओवर एम नोट सी, तो ऊपर वाले टर्म में क्या है, h स्क्वायर है ना, एम नोट है, सी स्क्वायर है, तो अगर एम नोट का भी स्क्वायर कर देंगे तो लैम्डा सी स्क्वायर बन जाएगा ना, तो एक एम नोट का ऊपर गुणा कर दिया, जिससे ये लैम्डा सी स्क्वायर बच गया इंटू एम नोट आ जाएगा और न्यू स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे जैसे नीचे तो ऑलरेडी बन रहा है ये सिर्फ एच एम नोट सी है ना, क्योंकि एम नोट सी स्क्वायर से डिवाइड किया था तो एच ओवर एम नोट सी है ही, और न्यू के बटे में एक सी रख दिया। इस तरीके से ये हमारे पास बन गया 2 लैम्डा सी है ना, और न्यू जो था ना यहाँ पे न्यू, इसको रखा है सी ओवर लैम्डा। सी ओवर लैम्डा रखने पर सी से सी तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे लैम्डा बचेगा। इस तरीके से इस लैम्डा को आप इधर ले जाओ, नहीं इस लैम्डा को इधर मत लेके जाओ, ये जो है ना लैम्डा स्क्वायर 1 बटे ये सी स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर है, इसको नीचे वाले टर्म से गुणा करवा दो, बट्टे में है ना तो अंदर गुणा करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा सी इंटू सी बन जाएगा। तो ये आपके बुक में एक्सप्रेशन डायरेक्ट थोड़े से लिखे हुए हैं, तो इसका ये जो क्या किस तरीके से रिप्लेस किया है वो मैंने थोड़ा सा डिराइव करके आप लोगों के सामने रख दिया है, थोड़ा समझने में आसानी होगी। बाकी ये PDF मैं भेज भी रही हूँ आपको, तो आराम से इसको स्टडी करना और फिर इस वीडियो को जो ऑडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया है इसको सुनना और समझ लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।